ऐसे समय में जब सबसे बड़ा सवाल हो कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं कैसे आगे बढ़ेगी, सभी की नजरें इस फोरम पर रहना स्वाभाविक है। साथियों, तमाम आशंकाओं के बीच आज मैं आप सभी के सामने 1.3 बिलियन से ज्यादा भारतीयों की तरफ से दुनिया के लिए विश्वास, सकारात्मकता और उम्मीद का संदेश लेकर के आया। जब कोरोना आया तो मुश्किलें भारत के सामने भी कम नहीं थी। मुझे याद है, पिछले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल में दुनिया के कई नामी एक्सपर्ट्स और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने क्या क्या कहा था। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। दुनिया के बड़े बड़े और आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों का उस समय जो हाल था, वो देखकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया की चिंता भी स्वाभाविक थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब हमारी क्या मनोदशा रही होगी। लेकिन भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया। टेस्टिंग और ट्रैकिंग, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है और जहां आज कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या, जैसे प्रोफेसर ने बताया, तेजी से घट रही है। साथियों, भारत की सफलता तो किसी एक देश की सफलता से आंकना उचित नहीं होगा। जिस देश में विश्व की 18% आबादी रहती हो, उस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को, मानवता को बड़ी त्रासदी से भी बचाया है। कोरोना शुरू होने के समय मास्क, पीपीई किट, टेस्ट किट हम बाहर से मंगाते थे। आज हम न सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतें पूरी कर रहे हैं, बल्कि इन्हें अन्य देशों में भेजकर वहां के नागरिकों की सेवा भी कर रहे हैं। और आज भारत ही है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू किया है। पहले फेज में हम अपने 30 मिलियन हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। भारत की स्पीड का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ 12 दिन में, 12 डेज में भारत ने अपने 2.3 मिलियन से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट कर चुका है। अगले कुछ महीनों में हम अपने करीब 300 मिलियन बुजुर्ग और कोमॉर्बिडिटी वाले मरीजों के वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लेंगे। साथियों, सर्वे संतु निरामया, पूरा संसार स्वस्थ रहे, भारत की
इस हजारों वर्ष पुरानी प्रार्थना पर चलते हुए संकट के इस समय में भारत ने अपनी वैश्विक जिम्मेदारी को भी शुरू से निभाया है। जब दुनिया के अनेक देशों में एयर स्पेस बंद था, तब 1 लाख से ज्यादा नागरिकों को उनके देश पहुंचाने के साथ ही भारत ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भी भेजी। अनेक देशों के हेल्थ कर्मचारियों को भारत ने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी। भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेद कैसे इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है, हमने दुनिया को इस बारे में गाइड भी किया। आज भारत कोविड की वैक्सीन दुनिया के अनेक देशों में भेजकर वहां पर वैक्सीनेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके दूसरे देशों के नागरिकों का भी जीवन बचा रहे हैं। और ये सुनकर WEF में सभी को तसल्ली होगी कि अभी तो सिर्फ 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दुनिया में आई है। आने वाले समय में कई और वैक्सीन भारत से बनकर के आने वाली है। ये वैक्सीन दुनिया के देशों को और ज्यादा बड़े स्केल पर ज्यादा स्पीड से मदद करने में ये पूरी तरह सहायता करेगी। भारत की सफलता की इस तस्वीर, भारत के सामर्थ्य की इस तस्वीर के साथ मैं दुनिया के अर्थ जगत को ये भरोसा भी दिला रहा हूं कि आर्थिक मोर्चे पर भी स्थितियां अब तेजी से बदलेगी। कोरोना के समय में भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट शुरू करके एम्प्लॉयमेंट के लिए विशेष स्कीम्स चलाकर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बनाए रखा था। तब हमने एक एक जीवन को बचाने पर जोर दिया। अब भारत एक एक जीवन देश की प्रगति के लिए पूरे जी जान से जुट गया है। अब भारत आत्मनिर्भर बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की आत्मनिर्भरता की आकांक्षा ग्लोबलिज्म को नए सिरे से मजबूत करेगी और मैं आश्वस्त हूं कि इस अभियान को इंडस्ट्री 4.0 से भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इसके पीछे वजह भी है और इस विश्वास का आधार भी है। साथियों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 के 4 मुख्य फैक्टर्स होने वाले हैं: कनेक्टिविटी, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग और रियल टाइम डेटा। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जहां सबसे ज्यादा डेटा उपलब्ध है, जहां के दूर दराज क्षेत्रों में भी मोबाइल कनेक्टिविटी है, स्मार्टफोन है। भारत का ऑटोमेशन डिजाइन का एक्सपर्ट पूल भी बहुत बड़ा है और ज्यादा ग्लोबल कंपनियों के इंजीनियरिंग सेंटर भी भारत में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बरसों से अपनी क्षमता से दुनिया को अवगत करा रहे हैं। साथियों, बीते 6 वर्षों में भारत में जिस तरह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हुआ है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक्सपर्ट्स के लिए भी एक स्टडी का विषय है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने डिजिटल सॉल्यूशंस को भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। आज भारत के 1.3 बिलियन से ज्यादा लोगों के पास यूनिवर्सल आईडी आधार है। लोगों के बैंक अकाउंट और यूनिवर्सल आईडी उनके फोन से कनेक्टेड है। अभी दिसंबर के महीने में, अकेले मैं दिसंबर की बात कर रहा हूं, अभी दिसंबर के महीने में ही भारत में 4 ट्रिलियन रुपीस का लेन देन यूपीआई से हुआ है। यहां जो बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं वो जानते हैं
कि किस तरह से दुनिया के बड़े बड़े देश भारत द्वारा विकसित यूपीआई व्यवस्था को अपने यहां दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हमने ये भी देखा है कि कोरोना संकट के दौरान अनेक देश परेशान थे कि अपने नागरिकों तक सीधे आर्थिक मदद कैसे पहुंचाए। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इसी दौरान भारत ने 760 मिलियन से ज्यादा लोगों के बैंक खातों में 1.8 ट्रिलियन रुपीस से अधिक सीधे ट्रांसफर किए हैं। ये भारत के मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत का उदाहरण है। हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी को एफिशिएंट भी बनाया है और ट्रांसपेरेंट भी बनाया है। अब भारत अपने 1.3 बिलियन नागरिकों को हेल्थ केयर के इजी एक्सेस के लिए यूनिक हेल्थ आईडी देने का भी अभियान शुरू कर रहा है। और साथियों, मैं आज इस प्रतिष्ठित फोरम पर सभी को यह भी आश्वासन देता हूं कि भारत की हर सफलता पूरे विश्व की सफलता में मदद करेगी। आज हम जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहे हैं वो भी ग्लोबल गुड और ग्लोबल सप्लाई चेन के प्रति पूरी तरह कमिटेड है। भारत के पास ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है और सबसे बड़ी बात रिलायबिलिटी भी है। भारत के पास आज बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है और उसका जितना विस्तार होगा उतना ही ग्लोबल इकोनॉमी को लाभ होगा। साथियों, प्रोफेसर क्लाउस श्वाब ने भी कहा था कि भारत संभावनाओं से भरा वैश्विक खिलाड़ी है। मैं आज उसमें यह भी जोड़ूंगा कि भारत संभावनाओं के साथ साथ आत्मविश्वास से भरा हुआ है, नई ऊर्जा से भरा हुआ है। बीते वर्षों में भारत ने रिफॉर्म्स और इंसेंटिव बेस्ड स्टिमुलस पर बहुत जोर दिया है। कोरोना के इस समय में भी भारत ने करीब करीब हर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की गति को तेज किया है। इन रिफॉर्म्स को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स के से सपोर्ट किया जा रहा है। अब भारत में टैक्स रिजिम से लेकर एफडीआई नॉर्म्स तक एक प्रिडिक्टेबल और फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति लगातार बेहतर हो, इस दिशा में भी काम जारी है। और एक विशेष बात यह भी है कि भारत अपनी ग्रोथ को क्लाइमेट चेंज के लक्ष्यों के साथ भी बहुत तेजी से मैच कर रहा है। साथियों, इंडस्ट्री 4.0 को लेकर हो रही इस चर्चा के बीच हम सभी को एक और बात याद रखनी है। कोरोना क्राइसिस ने हमें मानवीयता का मूल्य फिर याद दिलाया है। हमें याद रखना है कि इंडस्ट्री 4.0 भी रोबोट के लिए नहीं बल्कि इंसान के लिए है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि टेक्नोलॉजी ईज ऑफ लिविंग का टूल बने, ना कि कोई ट्रैप। इसके लिए पूरी दुनिया को मिलकर कदम उठाने होंगे। हमें सबको मिलकर कदम उठाने होंगे। मुझे विश्वास है कि हम इसमें सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अब आप सबके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ना चाहूंगा और हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। Thank you, Prime Minister, first for this message of hope and confidence. I think it's an incredible achievement how we handled the COVID-19 crisis and how you showed responsibility towards the world in taking care not only of your own country
but particularly also of your neighbor countries. I'm convinced, Prime Minister, based on what you said, China will India and China are always competing, but China we all will admire India for its growth, for its great growth rates in the coming years. I'm also very happy that you mentioned your commitment to the 4IR, to the fourth industrial revolution technologies, and we have to make them human-centered, and I'm happy that the World Economic Forum has a Center for the Fourth Industrial Revolution in Mumbai, thanks to your support. Mr. Prime Minister, this officially concludes the public portion of the session, and we will have now this follow-up dialogue, but we will have to have 30 seconds just to switch the communication devices. Thank you very much again, Prime Minister. Here, a group of business executives who listen to your encouraging remarks,
who have seen the great potential your country has with its 1.3 billion inhabitants. And I would like to welcome all the business leaders, and I would first open the floor to a question and would ask Joe Kaeser, the President and CEO of Siemens, to take the floor. Joe, you are muted. Thank you. Yes, can you hear me? Yeah. Thank you very much, Klaus. Your Excellency, dear Prime Minister, thank you so much for joining the World Economic Forum. I actually do not really have a question. It's more an offer I wanted to extend to you. It always needless to say that we want to congratulate you on how this pandemic has been managed in a country with almost 1.4 billion people. I really have to say this deserves the utmost respect. But obviously, you know, there is a time after COVID-19. It needs to be structured, and you have basically given your vision about the agenda which you have been laying out for India, the Make in India, the modernization of Indian Railway, the power for all, which I believe is very important because this is where everything starts. Of course, the power needs to be sustainable, reliable, and obviously also affordable. We talked about healthcare, and last but not least, generating the skill set for the people in India. Now, all those 5 matters. This vision is extremely important. But it also needs a clear strategy on how to get there. And even more importantly, it needs efficient execution. And I believe especially now the time is right to think about how will we be able, how can we support you, all the multinationals, how can we support you that this vision becomes reality. We believe it really does need a decisive will, and it needs leadership. And therefore, I wanted to extend our Siemens commitment to help you get started with those 5 imperatives you've been laying out with your vision. So we are at your disposal. We are not only committed, we are also ready to help you and to support you. Thank you for your attention. मिस्टर जॉ केसर, एक तो मैं सबसे पहले आपका आभारी हूं बहुत अच्छे शब्दों के लिए, और मैं भी अनुभव कर रहा हूं कि शायद ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हम इतने लंबे समय से रूबरू नहीं मिले हैं, वरना साल में 2-3 बार मिलना हमारे लिए भी स्वाभाविक था। और सीमेंस तो एक प्रकार से भारत में हमारा परिवार का अंग है। लेकिन आपने जो बातें कही हैं, भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान इसी संकल्प के साथ लॉन्च किया है कि हमारी इकोनॉमी की कैपेसिटी और रेजिलियंस को बढ़ाया जाए। इस दशक में इकोनॉमी को हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरीज देने के लिए भारत ने एक के बाद एक कई रिफॉर्म्स किए हैं। इन रिफॉर्म्स का बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। आत्मनिर्भर भारत के विजन का मुख्य हिस्सा है देश के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को अब एक्सपोर्ट हब कैसे बनाया जाए। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए सरकार ने लगातार कई बड़े कदम उठाए हैं, कई सुधार किए हैं, जैसे कि नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 15% कर दिया गया है, ओनली 15%। जीएसटी रेट्स को कम किया गया है। जीएसटी और फेसलेस असेसमेंट के जरिए टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाया गया है। लेबर लॉज के रिफॉर्म्स करके सभी को अधिकार देने के साथ ही हमने इंडस्ट्री को फ्लेक्सिबल ऑप्शंस दिए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कंपनीज लॉ में कई बिंदुओं को डिक्रिमिनलाइज किया गया है। इसके साथ ही कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। महामारी के दौरान हमने देखा भी है कि भारतीय कंपनीज सप्लाई शॉक से निपटने में कितना सक्षम है। हमारी कंपनीज ने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मेडिकल सप्लाई को बनाए रखा। यही सक्सेस स्टोरी हमें देश के हर सेक्टर में रिपीट करनी है। मैं आपको और आपके सभी साथियों को
भारत की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पीएलआई स्कीम्स में सहभागी बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। $26 बिलियन की स्कीम में आपको इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन पर इंसेंटिव्स मिलते हैं और ये इंसेंटिव्स प्रोडक्शन वैल्यू औसतन करीब 5% के बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि देश में पीएलआई स्कीम के परिणाम स्वरूप करीब करीब $520 बिलियन का प्रोडक्शन होने जा रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने विस्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं। Thank you, Prime Minister. I should also mention we are joined by key members of the cabinet, just in case the Prime Minister, I think he has a commitment and he will leave us shortly, but we will follow up all the questions which were raised. May I go to Björn Rosengren, CEO of ABB? Thank you very much, Honorable Prime Minister, ladies and gentlemen. It's an honor and a pleasure to be here today. First, allow me to congratulate you on your handling of the pandemic and launching the biggest vaccine drive in the world. I think this underscores India's strong global role in technology, and we are proud to support with our technology, both in automation, electrification, and robotics. We have been present in India for over 60 years, and today we have an important manufacturing and R&D footprint across the country. And we feel privileged to have been part of building some of your nation's impressive landmarks. For example, we have helped to ensure energy efficiency in the state of Unity, and our technology helped drive the world's largest irrigation project, bringing much needed water to millions of farmers in India. Our technology has also been a key part of making Indian transport systems modernized and more sustainable. And we recently also inaugurated a robot facility to support the digital transformation of Indian manufacturing industry. So together we can unlock India's economy's potential and drive high productivity, growth and prosperity. So to my question, Ms. Honorable Prime Minister, you recently announced the multi-sector production-linked incentive scheme to boost manufacturing. So what is your vision and complementary reforms in infrastructure and logistics, but also how to make India a preferred destination for investment for global manufacturers like ABB? मैं एक तो आपके बहुत आभारी हूं कि आपने कोरोना के संबंध में भारत की जो सराहना की, हमारे हेल्थ वर्कर्स को उसके कारण बहुत ही संबल मिलेगा। आपका सवाल बहुत वाजिब है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए सपोर्टिंग पिलर की तरह होता है और इसलिए आज देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहली प्राथमिकताओं में से एक है। पिछले 6 सालों में भारत में 57,000 किलोमीटर इंटरस्टेट हाईवेज बनाए गए हैं। 58% से ज्यादा रेलवे लाइंस इलेक्ट्रीफाई की जा चुकी है। इन 6 सालों में देश ने अपने पावर सेक्टर में 36 गीगावाट सोलर कैपेसिटी भी जोड़ी है। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हो रहा है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 1.5 ट्रिलियन US डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स अगले 5 सालों में इंप्लीमेंट किए जाएंगे। इसी तरह देश के सभी इकोनॉमिक जोन्स को कनेक्ट करने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान भी बनाया जा रहा है। व्यापार में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सरकार
नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी रिलीज करने के लिए काम कर रही है। जहां तक रिफॉर्म्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रश्न है, इस पर अभी मैं बात कर ही चुका हूं। हमारे लिए रिफॉर्म्स एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए हम इकोनॉमी में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में, ये अगर आप देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा। जिन उदाहरणों का अभी मैंने जिक्र किया, जैसे कि लेबर रिफॉर्म्स हो, कम और आसान टैक्स स्ट्रक्चर हो, कंपनी लॉ ऑफेंसेस का डीक्रिमिनलाइजेशन हो, ये सब आज भारत के सार्थक प्रयासों के उदाहरण हैं। इसलिए कोरोना महामारी के बावजूद 2020 में भारत में एफडीआई 13% बढ़ा है, और इसलिए आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार से इन सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। Thank you. May I now call on Joe Taylor, the CEO of Ontario Teachers Pension Plan. It's great to see you, Prime Minister. Thank you for those inspiring words, both in your address and the way you've answered the first two questions. Trying to build on them, if I may. You've talked very clearly about the infrastructure development to help India realize its potential as a manufacturing hub. I just wondered if you'd be able to share a few thoughts about how international investors like Ontario Teachers can help the local financial community to both promote and finance these developments. थैंक यू जो आपसे तो मेरी महीने भर पहले वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल पर भी विस्तार से बात हुई है। मुझे खुशी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आप सब इतने सवाल पूछ रहे हैं। ये जरूरी है कि देश और इंडस्ट्री दोनों मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर को गंभीरता से लें। अनुमान के मुताबिक 2040 तक देश की इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स करीब करीब $4.5 ट्रिलियन के बराबर होगी। मेरा मानना है कि ये लक्ष्य सरकार और इंडस्ट्री को साथ मिलकर पूरा करना होगा। सरकार इस दिशा में स्टेबल एनवायरनमेंट और हर जरूरी मदद देने के लिए लगातार काम कर रही है। इनमें से ज्यादातर प्रयास आप सबने सीधे जुड़े हुए हैं, आप सब इनसे परिचित भी होंगे, जैसे कि इन्वेस्टर के सामने आने वाली किसी भी सिस्टमिक अड़चन के समाधान के लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाया गया है। प्रोजेक्ट्स की एक रेडी सेल्फ उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स का गठन किया गया है। सॉवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने पर 100% टैक्स में छूट मिल रही है। इसी तरह डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इससे भी छूट दी जा रही है। अभी हाल में ही इन्वेस्टर्स की मदद के लिए सिंगल पॉइंट कांटेक्ट भी स्थापित किया गया है। सरकार ट्रांसमिशन लाइंस, लॉजिस्टिक पार्क्स, एयरपोर्ट्स, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन और हाईवेज में एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम चला रहा है। इससे लो रिस्क ब्राउनफील्ड एसेट में भी इंडस्ट्री के लिए अवसर पैदा हुए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी और क्लीन एनर्जी से लेकर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग तक हर क्षेत्र में आपके लिए अपार अवसर है। और अवसर इसलिए और भी कन्विंसिंग है क्योंकि ये अवसर एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में है, एक बिजनेस फ्रेंडली क्लाइमेट में है और एक बड़े बाजार में है। मैं आप सबको खुद भी आमंत्रित कर रहा हूं कि आइए
इन अवसरों से अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को जोड़िए। आपको जिस किसी भी मदद की जरूरत होगी, भारत उसके लिए तैयार है। Prime Minister. Ajay, I see we have some connection problems. I will ask the question on. Klaus, can you hear me? Now I can hear you. Thank you. And Mr. Prime Minister, as always, you are inspiring to listen to, and thank you for your leadership. Your vision of a digital India has set forth a very ambitious plan to build a future for India that is technologically advanced فينا and أفكارنا. sustainable يعني عدلي ما زوجش بتاعه أحلى شعور. and inclusive. You're also leading the way in getting things done, and we at MasterCard, we're very proud to contribute to your vision as partners, and we remain committed to supporting your efforts on smart cities and digitizing merchants and building out systems for smallholder farmers and kiranas. But it's clear that the pandemic has hurt small businesses disproportionately, and we cannot have the Internet of everything without the inclusion of everyone. So, sir, could you tell us a little bit about how you're prioritizing the rapid adoption of frontier technologies, especially among small businesses, and what can we, private sector companies and longtime partners like MasterCard, what can we do to help you further? थैंक यू अजय। बहुत दिनों के बाद आपसे आज रूबरू होने का अवसर मिला। डिजिटाइजेशन आज देश की प्राथमिकता भी है। डिजिटली एनेबल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन के जरिए ही करोड़ों नागरिकों के बैंक खातों में पैसे पहुंचना और बिना बैंक से कैश निकाले उसका इस्तेमाल करना संभव हुआ। हमारी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के द्वारा 1.3 मिलियन स्ट्रीट वेंडर्स फॉर्मल सिस्टम और डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ गए हैं। एमएसएमई की डेफिनेशन को बदलने का हमारा निर्णय एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करेगा और ग्रो करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एमएसएमईज में इक्विटी और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए हमने विभिन्न फंड शुरू किए हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसमें हमारे एमएसएमईज के लिए हम कई बातों पर फोकस कर रहे हैं, जैसे विभिन्न डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स और प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से छोटे उद्यमियों को एक्सेस टू क्रेडिट कराने की व्यवस्था रही है। इंडस्ट्री के साथ मिलकर स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के विभिन्न प्रोग्राम्स द्वारा फ्यूचर रेडी इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल सेट तैयार करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि एमएसएमईज को एआई और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी से जोड़ना। इसके साथ ही हम एमएसएमईज को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसी जरूरतों से भी जोड़ने में मदद कर रहे हैं। एमएसएमईज की सहायता के लिए, उन्हें नए अवसर देने के लिए हम कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका उदाहरण गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम है। इसकी मदद से 450,000 से ज्यादा एमएसएमईज गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में ऑनलाइन हिस्सा ले रहे हैं। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकार और सरकार के बाहर डिजिटल टेक्नोलॉजी इन सारी चीजों का कितना बढ़िया ढंग से हो रहा है। और आप तो वैसे भी एक प्रकार से हमारे को ट्रैवलर है, और इसके कारण मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी और आपकी सोच में भी समानता है, और इसलिए आपकी सक्रियता इन चीजों को आगे बढ़ाने में जरूर काम आएगी। अजय, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister.
So next is Arvind Krishna, the CEO of IBM. Thank you, Professor Schwab. Namaskar, Prime Minister Ji. So thank you for your comments today. As you mentioned, this pandemic has greatly accelerated digital transformation. Ajay spoke of this in financial inclusion, but you also spoke of it with Aadhaar and other aspects. I also would like to thank you for your comment on the engineering capacity of India and how that has benefited the world, not just India. We are also grateful to the cooperation of the government for all of the centers and our ability to do both software development and software services from India. That is something that we are very proud of and that we hope to continue to expand and accelerate under the government's guidance. However, when we speak about inclusion, education is also a very important part of it. And we are very proud of the work we are doing with Niti Aayog, part of the government of India, to build the first of a kind digital platform so that more and more young adults and children can participate in getting good education. And I'll use the word perhaps participate in a digital university. We are also proud of the work the government is doing in artificial intelligence or AI. I think all of this work is urgent and necessary. It's the next wave of digital, but it also will bring millions of young adults then into the educated workforce. So with that comment, my question is, artificial intelligence and data are topics that require a great deal of regulatory thought and great policy. What are your thoughts on policy around these topics so that AI remains responsible, allows everyone to be included, but the free flow of data also has to happen to benefit business and the country? धन्यवाद अरविंद जी। जब मेरी पिछली बार आपसे बात हुई थी तो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप था, अनेक देशों में लॉकडाउन का वो समय था। तब उस दौर में भारत की डिजिटल होती इकोनॉमी ने देशवासियों की बहुत मदद की है। आज हमारे देश में 1.3 बिलियन आधार, 1.1 बिलियन मोबाइल कनेक्शन और 750 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स, ये अपने आप में बहुत बड़ा पुल है। इन्होंने देश के डिजिटल प्रोफाइल को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हमारी सरकार का विजन साफ है, हमें एक्सेस, इंक्लूजन और एम्पावरमेंट, इसके जरिए देश को ट्रांसफॉर्म करना है और साथ ही यूजर्स की प्राइवेसी भी सुनिश्चित करनी है। इसके लिए देश कई एस्पेक्ट्स पर फोकस कर रहा है। पहला है डिजिटल वर्ल्ड में सभी को एक्सेस। आज देश में 300,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर चल रहे हैं जिनसे डिजिटल सेवाएं गांव-गांव पहुंच रही है। अगले 2-3 साल में देश के 600,000 से अधिक गांवों को फाइबर नेट से जोड़ने का काम चल रहा है। भारत वो देश बन रहा है जहां रिमोटेस्ट एरियाज में भी डिजिटल सर्विसेज का एक्सेस हो, मार्केट के लिए एक्सेस हो। दूसरे, प्रमोटिंग कंपटीशन। हम हर क्षेत्र को बाजार की भागीदारी के लिए खोलने में भरोसा करते हैं। आप यूपीआई को देखिए, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज यूपीआई प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन 2 बिलियन पर मंथ को पार कर चुके हैं। इसमें से एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा बनाए गए ऐप्स के जरिए ही हो रहा है। हमारा तीसरा एस्पेक्ट है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज की रिसर्च पर इन्वेस्टमेंट। एआई है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है और इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम है। ऐसे सभी क्षेत्रों को आज विशेष रूप से प्रमोट किया जा रहा है। इसी तरह चौथा एस्पेक्ट है डेटा एंड प्राइवेसी। डेटा प्रोटेक्शन पर
एक मजबूत कानून के लिए देश में काम चल रहा है। एक और जरूरी एस्पेक्ट है आत्मनिर्भरता। हम पूरी डिजिटल वैल्यू चेन में कॉम्पिटिटिव होना चाहते हैं। आज हमारे पास वाइब्रेंट स्टार्टअप सेक्टर है। जिस देश आज गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है, बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए हम इंसेंटिव भी दे रहे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसके सभी पहलुओं को प्रोएक्टिवली स्पर्श करने का हमारा प्रयास रहा है। अरविंद जी, फिर एक बार मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Come to the last question in this section. Nobuhiro Endo is the chairman of the board of NEC Corporation. Thank you, Dr. Schwartz. It is quite honorable for me to participate this session. And I'm very impressed to hear Your Excellency Prime Minister's presentation previously. And I'm really impressed that Prime Minister is currently trying to lead to reform for India. And I believe that in order to reform the countries, we have the a kind of the methodology that is the smart cities. And I know that you already have the quite big plan, 100 smart city in India. And my question is that, Prime Minister, your vision and resolve that smart cities are key to achieving the sustainable goals in India are extremely relevant. How is your government planning on driving reforms for India to achieve people-centric reforms in the urban areas? थैंक यू इंडो। देश की बढ़ती इकोनॉमी में हमें अर्बनाइजेशन का भी बहुत बड़ा अवसर मिलता है। आज भी हमारी इकोनॉमी का 2/3 2/3 इकोनॉमिक आउटपुट हमारे शहरों से ही आता है। आज देश सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के जरिए कई महत्वपूर्ण फ्रंट्स पर काम कर रहा है। पहला, ईज ऑफ लिविंग, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, और तीसरा क्लाइमेट सेंसिटिव डेवलपमेंट। इसी कमिटमेंट के तहत 2014 से 2020 के बीच $150 बिलियन अर्बन इंडिया में इन्वेस्ट किए गए हैं। 100 स्मार्ट सिटीज में सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, उस पर भी तेजी से काम हो रहा है। स्मार्ट सिटीज और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स के द्वारा हमारे शहरों में फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड कन्वर्ज करने के लिए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसी तरह हेल्दी सिटीज के लिए देश आज लो कार्बन इकोनॉमी की दिशा में भी बढ़ रहा है। हम देश में न्यू एज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भी उतनी ही गंभीरता से काम कर रहे हैं। 2025 तक हमारे 25 शहर ऐसे होंगे जहां मेट्रो की सुविधा होगी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक और ऐसा क्षेत्र है जिस पर देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सब इस बात की बस एक झलक है कि अगले कुछ सालों में भारत के शहरों की तस्वीर कैसी होगी, उनका स्वरूप कैसा होगा। और मैं चाहता हूं कि भारत का जो ये अर्बन का मिशन है, अनेक संभावनाओं वाला मिशन है। दुनिया में जिसके पास भी इसकी एक्सपर्टाइज है, उनके लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है।
और इसलिए एक तो मैं इंडो का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने स्मार्ट सिटी वाले बड़े महत्व विषय पर, मुझे अर्बन डेवलपमेंट के विषय पर सवाल पूछा और मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। प्रोफेसर स्वैब, मुझे लगता है कि आज मुझे काफ़ी अच्छी तरह सबसे बात करने का मौका मिला है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। Thank you very much, Honorable Prime Minister. I think we are all encouraged by what you told us, how you really managed the crisis, how you made progress despite the crisis in many areas, like in the digitalization and using the technologies of the fourth industrial revolution in your country. And of course, also the potential of your country and the strong growth which everybody expects. We are looking forward, Prime Minister, to meet again in person, maybe in Singapore when we have our special annual meeting. So thank you again on behalf of all of the participants here. The Prime Minister will now leave the session, and we will continue with distinguished members of his government. We make 1 minute of break in order to give an opportunity to relax for a moment, and Børge Brende, as the president of the World Economic Forum, will continue as the moderator for the next segment. 1 minute. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए